बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में जो ब्रांचेस हमने स्टार्ट की हुई थी उनको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी दो ब्रांचेस रहती थी, एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माहौल पर असर अंदाज होने वाले कंपाउंड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जिक्र करते हैं, का मुताला करते हैं। वो ब्रांच क्या कहलाती है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच जिसमें वो स्टडी about the effects of different compounds, chemical reactions and human activities on environment is called environmental chemistry। इसको क्या कहा जाएगा? environmental chemistry। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। ख़ास तौर पे मौजूदा दौर में और आने वाले वक्तों में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट जिस रफ्तार से, जिस शरह से इस दौर में आलूदा हो रहा है, अगर इसी रफ्तार से, इसी शरह से रहा तो बहुत जल्द बहुत सी अमराज इतना पड़ाव डाल लेंगे कि इस खित्ते पर ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहिक है। तो उसके लिए एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही बेहतर अंदाज में हमें बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी वजह से चूँकि इसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन भी आ जाते हैं और इंसानी सरगर्मियाँ भी आ जाती हैं। तो चूँकि इसकी वुसअत ज़्यादा है, इसको बाकी अलूम के साथ भी कोरिलेट किया गया है। मिसाल के तौर पे जियोलॉजिकल के साथ ये स्टडी किया जाता है, बायोलॉजी के साथ ये स्टडी किया जाता है, इकोलॉजी के साथ ये स्टडी किया जाता है। तो अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स कंप्लीट if they are studied parallel to the environmental chemistry। अगर हम उन मज़ामीन को मुकम्मल करना चाहते हैं तो उस वक़्त
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को लाजमी तौर पे साथ पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए इस ब्रांच को हम जब स्टडी करेंगे तो डिटेल में ये वाटर एनालिसिस भी इसी में किया जाएंगे, सॉइल एनालिसिस भी किया जाएंगे, इसी में एटमॉस्फेरिक एनालिसिस भी किया जाएंगे। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें इसका मतलब तो हम कहते हैं कि वाटर एनालिसिस सॉइल एनालिसिस और इसी तरह एयर एनालिसिस क्वालिटी वगैरह को इंडिकेट किया जाता है। ये सब कुछ इसी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बाद जो आएगी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख जिसमें आप मुख्तलिफ एनालिसिस परफॉर्म करते हो, आप सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ते हो, वो ब्रांच क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। सो डिफाइन करेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about qualitative and quantitative analysis and other usage of different techniques employed in chemistry। इसमें मेजर चीज़ ये है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स को आपने इस्तेमाल करना है जो केमिस्ट्री में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करते हो। उनके इस्तेमाल को स्टडी करने वाली ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ज़रा क्वालिटेटिव एनालिसिस के हवाले से। तो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस और रिजल्ट्स which cannot be expressed न्यूमेरिकली, जिनको न्यूमेरिकली तौर पे जाहिर नहीं किया जा सकता, उनको जाहिर करने के लिए कोई अदद की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे कोई भी सैंपल आप स्टडी कर रहे हैं, उसका कलर कैसा है? अब देखिए, कलर प्लस भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वट एवर कोई भी कलर है। अब इसको जाहिर करने के लिए कोई अदद नहीं है, कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है। सो इस तरह के एनालिसिस
को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। कलर, फिजिकल स्टेट, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वट एवर क्या चीज़ है एट रूम टेम्परेचर। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस होंगे। जबकि दूसरी जानब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उनको भी हमने डिफाइन करना है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। नाम से ज़ाहिर है क्वांटिटी, मकदार। सो टाइप ऑफ एनालिसिस type of analysis, observations या results which are expressed numerically। उन एनालिसिस को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी कंपाउंड को स्टडी कर रहे थे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स सपोज कि वो वाटर है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक डिजिट की शक्ल में जाहिर किया। इस तरह के एनालिसिस को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं या मकदारी तज्जिया कहते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस करने वाली ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इसमें आप अज्जा की सेपरेशन तक स्टडी करते हो, प्योरिफिकेशन तक स्टडी करते हो, खालिस हालत में अलग करने तक स्टडी करते हो। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो माहिर होता है उसे एनालिटिकल केमिस्ट कहा जाएगा। और इस ब्रांच का बड़ा वसी और अरीज़ इस्तेमाल है। खा कोई भी ब्रांच हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट अपना एक अहम और बुनियादी रोल प्ले करता है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब ये इंडस्ट्रीज़ के एनालिसिस किए जाते हैं ना, कि ये इंडस्ट्री क्या एनवायरनमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रही, तो लेट्स सपोज कि अगर उसका वाटर एनालिसिस किया जा रहा है तो 3 जगह से सैंपल लिया जाता है। एक जहाँ से वाटर उस इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है, एंटर होने से पहले। एक जिस जगह पे वो इंडस्ट्री में उन्होंने टैंकी वगैरह, ड्रमी वगैरह बनाई हुई है जहाँ पे पानी स्टोर होता है, वो वहाँ से सैंपल लिया जाता है। और एक थर्ड वन कि जहाँ से वो इस्तेमाल होने के बाद बाहर एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं, एग्जिट करवा रहे होते हैं पानी का, उसमें से सैंपल लिया जाता है। तो वो एनालिसिस कौन करके देगा, एनालिटिकल केमिस्ट ही करके देगा। और बड़ी बड़े जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं उन्होंने अपने माहिरीन रखे हुए होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट रखे हुए होते हैं, जिनको वो माहाना बुनियादों पर लाखों के हिसाब से तनख्वाहें दे रहे होते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है वो उन्हें सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा होता है कि ये अगर पानी की क्वालिटी है तो उसमें फ़लाँ न्यूट्रेंट्स की मकदार इतनी होनी चाहिए, फ़लाँ कंपोनेंट की मकदार इतनी होनी चाहिए, फ़लाँ की इतनी होनी चाहिए, एग्जिट होते वक्त, एंट्रेंस के वक्त इतनी होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को सील होने से बचाया जा सके स्टैंडर्ड कवानीन को फॉलो करते हुए, या भारी जुर्मानों से बचाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो खैर इतना बेहतर निज़ाम इसका नहीं है, क्योंकि करप्शन आपको पता है हर जगह हो जाती है। इसलिए यहाँ पे भी इसका हरगज़ ये मतलब भी नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं। बहुत अच्छे ईमानदार लोग भी मौजूद होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट भी ईमानदार हो सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो जिसका ऑनर है वो भी ईमानदार हो सकता है, जो उधर छापा वगैरह मारने वाली टीम होती है, चेक एंड बैलेंस रखने वाली, वो भी ईमानदार हो सकती है कि वो बिके ना, करप्शन ना करे, पैसे ना ले और सही बुनियादों पे एनालिसिस करके दे। तो इसलिए अच्छे लोग भी नो डाउट मौजूद होते हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादातर करप्शन की दास्तानें होती हैं, इसलिए बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से बचत हो जाती है इन लोगों की। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती होती है।
वो इस तरह का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, ना कोई वो अपने रिज़ल्ट्स में रद्दबदल करते हैं, इसलिए वहाँ पे काम स्टैंडर्ड के हो रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। इसके बाद एक टेस्ट योर सेल्फ मिनी एक्सरसाइज दी हुई है, वो आप लोगों ने खुद करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम पेश है तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।